हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहां पर देखने वाले हैं साइंस के किस तरीके के सवाल आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। क्लियर? तो 11th ऑफ अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे गए। तो बने रहना है वीडियो के अंत तक और बढ़िया तरीके से शेयर करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक इज नॉट अ केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो केमिकल चेंज नहीं है? केमिकल चेंज नहीं है, इसका मतलब है आपको क्या पकड़ना है माय डियर स्टूडेंट्स? आपको पकड़ना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है। क्या फिजिकल चेंज कौन सा है आपको बताना है, यानी कि भौतिक परिवर्तन किसमें हो रहा है निम्नलिखित में से चारों ऑप्शन में। क्लियर? तो भौतिक परिवर्तन हमको पकड़ना है। तो पहला एग्जांपल है कुकिंग ऑफ एन एग। आप एग को पकाते हो तो क्या है वो, फिजिकल है या केमिकल है? नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। थर्ड है आपका बेकिंग ऑफ एन केक। लास्ट है आपका रॉटिंग ऑफ बनानास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, दो तरीके के चेंजेस होते हैं। किस तरीके के? पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। क्या? दूसरा है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकली चेंज हुआ, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गया। लेकिन जो फिजिकल चेंज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, भौतिक परिवर्तन, तो उसका मतलब होता है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन। शेप, साइज, इन चीजें जब चेंज हो जाती हैं, ये चीजें जब बदल जाती हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। इट मींस, कहते हैं ना, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, यानी कि फिजिकल उसका देखने में साइज, शेप, ये चीजें यदि बदल रही हैं तो वहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है। लेकिन यदि उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जा रहा है तो क्या है वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि कहूं कि केलों का पकना, तो जाहिर सी बात है केले कच्चे थे, केले पक गए, तो क्या हो रहा है? एक केमिकल चेंज है। बेकिंग ऑफ एन केक जो है ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ एन एग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। लेकिन मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आइस क्यूब है, जैसे ही आइस क्यूब सपोज करिए ये मेल्ट हुआ, तो ये जो सॉलिड स्टेट थी, कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट से कहां कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्ट होगा तो जाहिर सी बात है बर्फ क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए, बर्फ जैसे ही बदल करके अपनी अवस्था में पानी बन गया तो बर्फ पिघला और पानी बना, यानी कि चेंजेस क्या हुए माय डियर स्टूडेंट्स? सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड बन गया। तो क्या चेंज हुई? उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। यहां पर क्या चेंज हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। फिजिकल स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब में चेंज हो रहा है। बाकी में फिजिकल नहीं, केमिकल चेंज हो रहा है। आपने केक को बनाया, आप एकदम किस फॉर्म में रखे? लिक्विड फॉर्म में। उसमें केमिकल कंपोजिशन होने से सोडा अंदर रिएक्शन करता है और केक को फुला देता है, पूरा बेक हो जाता है। बनाना या केला जो आपका पक रहा है वो क्यों पक रहा है? क्योंकि उसमें केमिकली चेंज हो रहा है। कुकिंग ऑफ एन एग भी क्या है? जब आपका एग लिक्विड फॉर्म में था, अंदर है ना, लेयर के अंदर, जैसे ही आपने पकाया तो सॉलिड कन्वर्ट हुआ, यानी कि केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। जबकि माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब है, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसके शेप एंड कहना चाहिए साइज में चेंजेस आ गए। कैसे? जैसे ही आइस क्यूब क्या थी? आपकी सॉलिड अवस्था में थी, ठोस अवस्था में थी, पिघलने के बाद कैसी बन गई? द्रव अवस्था में चली गई, लिक्विड फॉर्म में चली गई। क्या? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन टिक करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इज एन example of physical change, not chemical change. Clear? चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी वही चीज बता रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इज नॉट अ केमिकल चेंज बिकॉज इन दिस प्रोसेस फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑकरिंग। एग्जैक्टली, फिजिकल स्टेट जो थी, सॉलिड अवस्था, वो किस में चेंज हो रही है? गैस में, मतलब लिक्विड में चेंज हो रही है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। Clear? Whereas cooking of an egg, baking of an cake, rotting of bananas, etc. are chemical changes. बिना केमिकल के पॉसिबल ही नहीं है। बिना केमिकल के पॉसिबल है क्या कि केक बन जाए? बिना बेकिंग सोडा डाले आप केक बना लो? नहीं भाई। क्लियर? बिना आप जो आपका केला पक रहा है वो बिना केमिकल के पकना संभव नहीं है कि नहीं है? नेचुरली भी पकता है तो उसमें वो केमिकल फॉर्म होता है, तभी वो पकता है। क्लियर? चलिए, तो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है, और सॉलिड स्टेट का जो कन्वर्जन हुआ लिक्विड स्टेट में, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज।
क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम जैसे एग्जाम्पल दिए, मिलते जुलते हुए भी दिए हैं, तो अपन को समझना है कि फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। क्लियर? चल, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू बायोसैंड वाटर फिल्टर। बायोसैंड वाटर फिल्टर देखा है आपने? देखा है कि नहीं देखा है? आइए दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से बायोसैंड वाटर फिल्टर दिखता है। क्लियर? चलिए, इस तरीके से दिखता है तो जाहिर सी बात है कुछ मतलब एकदम ट्रेडिशनल वे में पानी का फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, कोई एकदम ही कहना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा है कि आरओ लगा हुआ है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या दिया गया है? इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जो सही नहीं है अबाउट बायोसैंड फिल्टर, है ना। पहला कह रहा है इट डीएक्टिवेट और किल पैथोजेंस। जाहिर सी बात है भाई, वो क्या करता है? डीएक्टिवेट कर देता है, किल कर देता है जो रोगाणु जनक उसमें होते हैं, ये क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है, मार देता है रोगाणुओं को। क्लियर? चलिए, तो ये तो पहला सही है। दूसरा, सेडिमेंटेशन रिमूव्स लार्जर पार्टिकल। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादन। अवसादन का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी जो ठोस मतलब सॉलिड जो भी पार्टिकल्स है वो आकर के नीचे जमा हो जाते हैं, लिक्विड आपका ऊपर रहता है। यदि कोई ऐसे इंप्योरिटीज है तो जाहिर सी बात है सैंड हम यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल नीचे आएंगे, यानी ये भी सही है। तीसरा है फिल्ट्रेशन रिमूव स्मॉलर पार्टिकल। जाहिर सी बात है स्मॉलर पार्टिकल भी रिमूव करते हैं। अगला कह रहा है हाई क्वालिटी वाटर इज एश्योर्ड। ना भाई ना, यदि सैंड फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, बायो सैंड फिल्टर है, तो हाई क्वालिटी ऑफ वाटर जो है हमेशा मिलेगा, ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैम? क्योंकि भाई हम यहाँ पर बायो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं, चलो यहाँ पर पूरा फिल्ट्रेशन सैंड डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स आकर के बैठ जाएंगे, यानी सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन भी सही था। पहला ऑप्शन कह रहा था इट डीएक्टिवेट्स और किल कर देता है, बिल्कुल रोगाणुओं को मार देता है, वो भी सही है कि नहीं। फिल्ट्रेशन रिमूव स्मॉलर पार्टिकल का मतलब है, बिल्कुल सही बात है, स्मॉलर पार्टिकल को रिमूव करता है। लेकिन हम कहें कि हमेशा वो बहुत शुद्ध पानी देगा तो इस बात की एश्योरिटी नहीं होती है। इस बात की एश्योरिटी तो आरओ में भी, एक्वागार्ड्स में भी नहीं होती। कई बार उनके सारे चीजें चेक कराने पड़ते हैं ना, टीडीएस वगैरह कितना है क्या है उसके हिसाब से चेंज कराना पड़ता है। तो हम ये एश्योरिटी इसमें नहीं दे सकते, स्पेशली क्योंकि ये बायो फिल्टर है। यदि ये बायो सैंड फिल्टर नहीं होता तो एक बार एश्योरिटी भी दे सकते थे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज कि एक ही चीज ऐसी है जो पॉसिबल नहीं है, वो क्या है? हाई क्वालिटी वाटर इज ऑलवेज एश्योर्ड, ऑलवेज एश्योर्ड। क्लियर? चलिए, दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ बोन्स। जो मानव का कंकाल तंत्र होता है उसमें सभी को पता है स्पाइनल कॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। क्लियर? तो दो चीजें होती माय डियर स्टूडेंट, एक होता है एडल्ट यानी कि जब आप बड़े हो गए, एक होता है बेबी यानी कहना चाहिए जब बच्चे पैदा होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स तो उसमें कितने होते हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें होते हैं 33, और जो एडल्ट होते हैं ना वहां पहुंचते पहुंचते बन जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स नंबर, टोटल नंबर बन जाता है 26। यानी कि जब बच्चा हुआ तब तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो पूरी है उसमें 33 बोन्स होती हैं, लेकिन मालिश करे, बाकी चीजें हुई, बच्चा बड़ा हुआ तो कई हड्डियां क्या होती है? पास पास आकर के सट जाती हैं। तो एडल्ट में होता पूछा जाता तो हम कहते 26, लेकिन 26 तो यहाँ के ऑप्शन में ही नहीं है। इट मींस डायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन में, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ है ना उसके बाद न्यूली बोर्न बेबी यानी न्यू जो ह्यूमन है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं इन स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में, तो आप कहोगे 33 हड्डियां होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो 33 हड्डियां हैं कुछ ऐसी नहीं की जो स्ट्रेट लाइन होती है ना मैम पीछे, सभी को पता है स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है ना, सर्वाइकल से लेकर के नीचे तक। तो जो पूरा स्ट्रेट पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और दिखाती हूँ कैसे 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इन्हीं 5 पार्ट्स को हम टोटल करके बनाए 33, है कि नहीं। चलिए, सबसे पहला पार्ट जो है सर्वाइकल होता है, जिसको हम यहाँ कहते हैं गले के पास से, यानी कि मेरे सर के नीचे से लेकर के कंधे के ऊपर तक। ये जो सर्वाइकल पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें होती है टोटल 7 हड्डियां। कितनी? 7 हड्डियां। ये जस्ट जो हमारा सामने लंग्स है ना, लंग्स के जस्ट पीछे का जो पार्ट है ये कहलाता है आपका थोरैसिक। तो थोरैसिक में होती है टोटल 12 हड्डियां। कितनी हो गई? 7
+12 गिनते जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है थोरेसिक के नीचे आता है माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, लंबर। लंबर में कितनी होती है, 5, प्लस कर दिया हमने 5। उसके नीचे 2 पार्ट्स और होते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक पर्पल कलर का, दिख रहा होगा। ग्रीन वाला जो है वो सैक्रम कहलाता है। सैक्रम में होती है 5 हड्डियां। और नेक्स्ट होता है कॉकेक्स। कॉकेक्स में होती है 4 हड्डियां। तो कितना हो गया, +5 और करेंगे, +4 और करेंगे, तो 12 7 19 24, कितनी हो गई, 9 33। तो कितनी आई टोटल, 33 बोन्स आई। किस में आई, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड में आई। ये पूरा आपका क्या कहलाता है, ये पूरा आपका कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अब पूछे कोई कितनी हड्डियां होती हैं टोटल, तो न्यूली बोर्न बेबी में 33 होती हैं। ये बाद में जुड़ करके एडल्ट में कितनी बचती हैं, तो 26। तो यदि 26 पूछता तो हम 26 ऑप्शन में होता तो बिल्कुल टिक करते, लेकिन 33 इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर, तो क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ऑप्शन होने वाला है, 33 बोन्स होती हैं किसमें, स्पाइनल कॉलम में कहें या स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर, चलिए स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, मेरुदंड। तो वही चीज कह रहा है, वो डिवाइड जो बता रहा है कि पहले 7 सर्वाइकल में 7 हुई, थोरैसिक में 12 हुई, नेक्स्ट लंबर में 5 हुई, नेक्स्ट आए नीचे तो 5 + 4 टोटल। तो टोटल कितनी हुई माय डियर स्टूडेंट्स, 33 बोन्स हुई। किस में हुई, स्पाइनल कॉर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अमोनिया रिलेटेड टू गैस देन कंफूर इज रिलेटेड टू। भाई अमोनिया गैस है, सभी को पता है भाई अमोनिया गैस है, तो कंफूर क्या है भाई, सभी ने तो कपूर देखा है घर में। नॉर्मल भाषा में तो कहें तो कपूर ही तो कहते हैं, पूजा में सभी लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, बस यही कपूर तो है। किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, किस फॉर्म में दिख रहा है बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस, किस फॉर्म में दिख रहा है, सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है। क्या टिक करने वाले हैं, कंफूर इज अ सॉलिड, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही इजी सवाल। चलिए अगला सवाल क्या है, Which one does not related to mobile phone touch panel sensing methods? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो सेंसिंग मेथड से रिलेटेड नहीं है। अब भाई सब मोबाइल फोन यूज करते हो, सब करते हो, है ना। अभी वीडियो भी देख रहे होगे, मोबाइल फोन में ही देख रहे होगे, तो जब मोबाइल फोन सभी लोग यूज करते हैं तो आप बताओ आंसर, एकदम सही बताओगे, पक्की बात है, एकदम सही बताओगे। बताओ क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से जो टच पैनल है सेंसिंग मेथड वो कौन सा है, फिंगर टच, कौन सा नहीं है अपन को ढूंढना है। ओके, पहला फिंगर टच। फिंगर टच में हम कैसी बात कर रहे हो, फिंगर से टच कर करके तो दिन भर मोबाइल चला रहे हैं। चलो, दूसरा है वॉइस रिकॉग्निशन, तीसरा है ग्लोब टच, चौथा है लाइट ट्रांसमिटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखो तो आप देखोगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है, विच वन डज नॉट रिलेटेड टू मोबाइल टच पैनल। फोकस करना किस बात पे, मैम यहाँ पर सिर्फ टच पैनल कह रहा है, तो फिंगर टच ये भी सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टच की से मतलब श्रेणी में नहीं आता, तो भाई फिंगर टच भी होता है, हम फिंगर टच करते हैं, फेस रिकॉग्निशन भी होता है। क्लियर, और ग्लोव्ड टच यानी कि ऐसा है क्या कि आपने दस्ताने पहन लिए तो आपके फोन में टच ही नहीं होगा, टच ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लाइट ट्रांसमिटेंस भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। लेकिन टच की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट आप ही बताओ मुझे, क्या टच में वॉइस रिकॉग्निशन भी आता है, टच में वॉइस रिकॉग्निशन आता है? नहीं, वॉइस रिकॉग्निशन इज समथिंग डिफरेंट, इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ टच। क्लियर, यानी कि यदि आप कुछ टच कर रहे हो तो क्या उसमें वॉइस रिकॉग्निशन आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा मैम, पॉसिबल ही नहीं है। हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोलना टच का फॉर्म होगा? आपके बोलने से मोबाइल खुल जाता है, टच हो जाता है? नहीं ना। अब बात अलग है कि नहीं मैम हम गूगल को बोलते हैं हेलो गूगल, हेलो सीरी, तो ये बात अलग है भाई। अब ये मत बोल देना कि मैम वो वॉइस रिकॉग्निशन, भाई वॉइस रिकॉग्निशन करता है, वॉइस रिकॉग्निशन टच का फॉर्म नहीं है। रिकॉग्नाइज कर लेता है मोबाइल नो डाउट, लेकिन टच का फॉर्म नहीं है। तो इनमें से यदि कोई सा ऑप्शन ऐसा है जो टच का फॉर्म नहीं है तो वो सिर्फ एक ही है, वॉइस रिकॉग्निशन इज नॉट द टच फॉर्म या टच पैनल सेंसिटिव मेथड। क्लियर, चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है,
देखो यहाँ पर भी वही लिखा है, all terms are related to with mobile number touch panel sensing method except voice recognition. Voice recognition is the audio type, so it has no role in touch panel. Exactly, ये ऑडियो है ना भाई, टच पैनल से उसको क्या लेना देना, टच तो आप हाथ से ही करोगे, मुंह से तो टच कर नहीं लोगे, है कि नहीं, कि आपकी आवाज से आप मोबाइल को टच कर सकते हो। नो, सेंसिंग मेथड ओवर द टाइम वी हैव सीन इवोल्यूशन इन टच पैनल फ्रॉम ग्लव्ड टच और प्रेजेंट डे फिंगर टच। बिल्कुल सही बात है, टच में इनहेंस होकर के टेक्नोलॉजी और हो चुकी है कि हम ग्लव पहन करके भी मोबाइल टच कर सकते हैं, ग्लव से भी, लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन इज नॉट द सेंसिंग मेथड। क्लियर? चलिए, सेंसिंग, touch sensing method, okay, voice recognition is not the touch sensing method। चलिए, तो टच में क्या नहीं आता है मैम, वॉइस रिकॉग्निशन नहीं आता है। अब बहुत ही बढ़िया सवाल है आपके सामने, एस्ट्रोनॉट इनसाइड स्पेसशिप फील्स ब्लैंक वेट, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो क्या फील नहीं करते, मतलब जो स्पेस होता है ना उसके अंदर वेट फील कितना करते हैं, ज्यादा करते हैं, लेस करते हैं, कम करते हैं, या जीरो करते हैं, या डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो माय डियर स्टूडेंट, जाहिर सी बात है एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, आप ही बताओ। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ये फील ही नहीं करते ना, एस्ट्रोनॉट यानी कि जब जाएंगे तो ऊपर भाई ग्रेविटी तो होती नहीं है, जब ग्रेविटी ही नहीं है तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू mg होता है, और यदि आपकी ग्रेविटी ही शून्य है तो वेट कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, भाई मैडम वेट भी शून्य ही होगा, मतलब होता नहीं एक्चुअल में, आपका वेट है, ऐसा नहीं कि आप वहां शून्य वेट के हो गए, लेकिन ग्रेविटी नहीं है, दैट्स व्हाई उस पर्टिकुलर प्लेस में आपको स्वयं का वेट भी फील नहीं होगा। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, यू हैव जीरो वेट, है ना, यदि आप स्पेस में हो तो। चलिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Astronaut inside spaceship feels zero weight because gravity is so small, literally इतनी कम होती है कि लगभग हम जीरो ही कंसिडर करते हैं। There is no external force on their body, hence they feel weightless। जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो जाहिर सी बात है आप खुद को वेटलेस ही फील करोगे, because gravity is near about zero। ओके, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एसिड ड्रेन का कंपोजिशन पूछा है, एक बार और पूछा है, अभी हमने लास्ट को जब डिस्कशन किया उसमें भी देखा था, तो पता होगा आप सभी को। आंसर दीजिए फटाफट, मैं नहीं बताऊंगी इस क्वेश्चन को, आप फटाफट आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ब्लैंक इनटू द एयर, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एयर में रिलीज होता है तो एसिड रेन कहलाता है? क्या क्या है फटाफट बताइए, मैंने बता चुकी हूँ, बता दिया है मैंने। देखो इजी है, बन रहा है, सभी को बन भी जाएगा, है कि नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड तो सबको याद है ना, सल्फर डाइऑक्साइड तो सभी को याद है, हाँ मैम सल्फर तो होता है एसिड रेन में, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी याद रखो बेटा। देखो दो ही चीजें होती है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपको याद रखना होगा कि मैम दो ही कंपोनेंट होते हैं किसके, एसिड रेन के, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये दोनों से बनकर मिलकर के बनता है आपका एसिड रेन। तो क्या दो कंपोनेंट्स है, पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर के बनती है एसिड रेन। दूसरी बार ये सवाल पूछा एनटीपीसी के ही सेम पेपर में, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको याद हो जाना चाहिए, अगली बार भी अभी ग्रुप डी में पूछे तो आपको बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो इसी बात में थम्स अप बनाओ बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बताया है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये कितना हार्मफुल है वो भी देख लो। जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है माय डियर स्टूडेंट्स, रिलीजेस इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री। बिल्कुल, जो थर्मल पावर प्लांट का धुआं निकलता है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका जो धुआं चिमनियों से एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है ना, वहां से आता है क्या, सल्फर के डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑटोमोबाइल जितनी भी फैक्ट्री उनसे आर द
मेन सोर्स ऑफ एसिड रेन, यही सब क्या है, मेन सोर्स है। इन एसिड रेन द पीएच वैल्यू जो होती है वो 5 से कम होती है। बिल्कुल, एक सवाल भी था कि एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितने से कम होगी, तो हमने आंसर दिया था कितना, 5.5। ऑप्शन पहला ही था जिसमें हमने कहा था कि 5.5 से कम होती है। क्लियर, जाहिर सी बात है एसिड है तो इतनी ही होगी, है ना, 5 से कम होगी। चलिए, तो ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज, जो बोरोसिलिकेट होते हैं, बोरोसिल के बर्तन होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं माइक्रोवेव में। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एनटीपीसी में ही पूछा है पेपर में रेलवे के, कि बोरोसिल के ही बर्तन क्यों यूज किए जाते हैं, है ना। वहां पे अभी हमने देखा था, यहाँ पे भी वही चीज है कि 4 ऑप्शन दिया है कि माइक्रोवेव ओवन में क्यों यूज करते हैं बोरोसिल के बर्तन। क्या इट इज नॉट ब्रिटल, क्या यह ब्रिटल नहीं है, इट इज हाईली हीट रेजिस्टेंस, या कि इट कुक्स फास्टर देन एनी अदर वेसल, इट इज एनर्जी एफिशिएंट। भाई देखो, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, आज भी बता दें, मैम बार बार बता रही, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। सारे बर्तन एनर्जी एफिशिएंट ही होते हैं। हमारे स्टील और जो आयरन के बर्तन है वो भी इट कुक्स फास्टर देन वेसल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई जादू होता है और ये जल्दी बन जाता है खाना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बोरोसिल की, जो सबसे बड़ी खासियत है माय डियर स्टूडेंट, कि मैम ये बोरोसिल के बर्तन ही माइक्रोवेव ओवन में क्यों होते हैं, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं। इसको रट लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं। मैम कितने टेम्परेचर तक, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक का आप टेम्परेचर इनको दे दो, ये ब्रेक नहीं होते। बाकी बर्तन ब्रेक हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स यदि आप लगभग इतना टेम्परेचर पहुंचा दोगे तो। बोरोसिल के बर्तन में इतना टेम्परेचर भी पहुंचे तो ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो वन एंड ओनली रीजन इज दैट इट इज हाईली हीट रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे, इट इज हाईली हीट रेजिस्टेंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो बोरोसिल के बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, ये हीट रेजिस्ट होते हैं, यानी कि आप लगभग 350 तक टेम्परेचर भी बढ़ाते जाओ तो भी ये ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं है। क्लियर, चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, यानी कि जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है वो इनमें से किसके पर्पस में यूज किया जाता है। क्या टाइफाइड के बताने के लिए होता है, प्लेग, लियोप्रेसी या एचआईवी। यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट है माय डियर स्टूडेंट वो किसके लिए होता है, तो आपको बता दूं एचआईवी के लिए होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एचआईवी के लिए बताता है जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एचआईवी, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई आपने अभी जैसे कोविड का चल रहा था ना कि आपने कौन सा टेस्ट कराया, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया या आरटीपीसीआर करवाया, तो ये अब कल को क्वेश्चन बन जाए पेपर में कि आरटीपीसीआर किसका डायग्नोसिस करता है, भाई कोविड का करता है। रैपिड एंटीजन किसका डायग्नोसिस करता है, भाई कोविड का करता है। ठीक उसी तरीके से वेस्टर्न ब्लॉट किसको डायग्नोसिस करता है, एचआईवी को डायग्नोसिस करता है। वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है माय डियर स्टूडेंट वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, टू आइडेंटिफाई एचआईवी की आपको एचआईवी है या नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रिफर टू कोलेस्ट्रॉल। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है। पहला है एलडीएल, दूसरा है एचडीएल, तीसरा है आरएच फैक्टर, पैकेज प्रोटीन कोड। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखो, ये जो एलडीएल और एचडीएल होता है ये दोनों ही रिलेटेड है कोलेस्ट्रॉल से। एलडीएल एंड एचडीएल ये दोनों ही किससे रिलेटेड है मैम, दोनों ही कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। पैकेज प्रोटीन कोड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कोलेस्ट्रॉल। अब कैसे रिलेटेड है, लाइक ऐसा रिलेटेड है कि जो प्रोटीन कोट होती है माय डियर स्टूडेंट, सबसे अंदर होता है डीएनए आरएनए, उसके ऊपर बनी होती है प्रोटीन कोट, है ना। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, आपको दिखाती हूं मैं। ये देखो, ये यदि आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो ये अंदर वाला जो है ना ये आपका क्या है, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर है। क्लियर, ये जो अंडे बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं ना, इतने सारे, तो ये जो अंडे वाला संरचना है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपका कहलाता है प्रोटीन कोट। तो यानी कि जो प्रोटीन कोट है तो क्या है, एक तरह से एनवेलप का काम कर रहा है। किसके एनवेलप का, डीएनए आरएनए का। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं से कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। लेकिन जो आरएच फैक्टर है, भाई आरएच फैक्टर का मतलब क्या है, ये दो ही चीज बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप के साथ जुड़ करके आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलते हैं ना, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलते हैं ये क्या है, ये रिसेस फैक्टर ही तो है। यानी कि ये क्या है,
कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं रिलेटेड है। अब देखो थोड़ा सा समझना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का मतलब है कि यदि इसको हम कहें बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या हो गया? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि आपकी शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैड है। क्यों? क्योंकि शरीर में है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। होता क्या एक्चुअल में, यदि हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया, यदि एलडीएल बढ़ गया, यानी कि कहना चाहिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता जा रहा है, तो क्या कहोगे आप? इट रेज योर हार्ट रिस्क, हार्ट डिसीजेस रिस्क, इट मींस हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि आपके शरीर में क्या एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यदि लिपोप्रोटीन बहुत है, हाई डेंसिटी है, जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा कोलेस्ट्रॉल को एंड लीवर तक पहुंचाएगा, यानी इजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा, तो आपके हार्ट रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो कायदे से क्या होना चाहिए? शरीर में एचडीएल होना चाहिए, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। क्लियर? एचडीएल जो होता है, द लीवर देन फ्लशेस इट फ्रॉम द बॉडी। हाई लेवल्स ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कैन लोवर योर रिस्क फॉर हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। जाहिर सी बात है, हार्ट डिसीज को कम करता है, स्ट्रोक को। तो क्या चीज हुई? एलडीएल एंड एचडीएल एंड प्रोटीन कोटी, ये तीनों ही रिलेटेड हुए किससे माय डियर स्टूडेंट? कोलेस्ट्रॉल से। लेकिन जो रिसस फैक्टर है ये तो भाई ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, बिल्कुल भी इसका कोलेस्ट्रॉल से रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई रिसस फैक्टर, या इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? RH फैक्टर। RH फैक्टर is not related to the cholesterol. That's why option C is the correct answer. क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? अगला सवाल आपके सामने है, The function of a very old model pendulum clock was completely blank, mechanical and electrical या बैटरी ऑपरेटेड। जो एकदम बहुत पहले पेंडुलम सिस्टम था। पेंडुलम का मतलब क्या होता है समझना थोड़ा सा। पेंडुलम का मतलब होता है मैम, पेंडुलम का मतलब होता है मैम कि कुछ ऐसी एक वो थी, कुछ यहाँ पर हमने भारी सा लटका दिया था। समझो कि एक पत्थर को बांध दिया हमने धागे से और ऐसा लटका दिया। अब ये क्या करेगा मैम? अब ये मैम मूव करेगा, कहाँ कहाँ करेगा बेटा? अब ये मूव करेगा मैम कुछ इधर एंड इधर, इधर एंड इधर, इसी को हम कहते हैं पेंडुलम। तो एक बात बताओ, अब ये जो मूवमेंट हो रहा है तो ये बहुत पहले की बात हो रही, अभी बैटरी ऑपरेटेड आ गई, लेकिन बहुत पहले की बात हो रही। लिखा हुआ है ना वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम, इस बात पे फोकस करना। वेरी ओल्ड मॉडल पेंडुलम जो है क्लॉक, उसमें क्या होता था भाई? ये जो लगा होता था तो ये मैकेनिकली ही तो काम कर रहा है कि नहीं रहा है? जितने समय जो बजा, जितने बज जाते, जैसे 2 बजे 3 बजे 4 बजे जो भी बजे, ये क्या होता था? ये मूव करने लगता था, दिस वे करता था कि नहीं करता था? लो ये गायब हो गया, है ना। देखो नॉर्मल वेरी ओल्ड पेंडुलम की बात हो रही है, तो बहुत पहले पेंडुलम क्या करता था भाई? ऐसे ऐसा मूवमेंट करता था। मूवमेंट करने के लिए क्या जरूरत है बताओ? क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है? नहीं है ना भाई। क्या घड़ी को पहले बिजली से कनेक्ट करके रखते थे क्या कि भाई घड़ी चले तो पेंडुलम मूव होगा? नहीं, जो भी समय जितने बजे बज जाता था तो पेंडुलम मूव करता था। इट मीन्स ओनली एंड ओनली क्या होता था? मैकेनिकल वर्क होता था वहां पे। क्या होता था माय डियर स्टूडेंट? सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वहां पर काम होता था, मैकेनिकली वो मूव करता था ऐसे, इसलिए हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल होता था पहले वाला पेंडुलम। क्लियर? चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या था एनटीपीसी रेलवे का? देखते हैं। अगला सवाल था एयर या हवा क्या है? क्या प्योर कंपाउंड है, मिक्सचर है कंपाउंड का? क्या मिक्सचर है एलिमेंट्स का या मिक्सचर है दोनों का, एलिमेंट है कंपाउंड का? तो मैं आपको पूरा कंपोजिशन दिखा रही हूँ एयर का, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि मैम क्या है ना। चलिए एयर का कंपोजिशन आपके सामने है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो कि ब्लू वाला सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कवर कर रहा है एयर को, यानी कि जो हवा में सबसे ज्यादा है लगभग 78% या 78.09, ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये है नाइट्रोजन। क्या है? ये है नाइट्रोजन। यानी कि ब्लू वाला जो पार्ट है ये पूरा है नाइट्रोजन, यानी कि लगभग इतना पार्ट तो हो गया नाइट्रोजन। तो चलो नाइट्रोजन तो मैम एलिमेंट है। उसके बाद आता है मैम ऑक्सीजन, 20% है मैम, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। उसके बाद है आर्गन, कार्बन। क्लियर? चलो ठीक है मैम, ये भी एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद जो ये येलो पार्ट आपको दिख रहा है
अब कौन कौन से कंपाउंड हैं? तो येलो वाले पार्ट्स में है कुछ वाटर वेपर, कुछ मीथेन, ये हो गए कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, ये भी है कंपाउंड। यानी हम क्या कह सकते हैं मैम, एलिमेंट के साथ साथ मैम कंपाउंड भी प्रेजेंट है। क्या? कंपाउंड भी प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड भी नहीं है। यानी मैम क्या आंसर होने वाला है कि एयर इज द कंपोजिशन ऑफ सम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ। तो क्या आंसर हम टिक करने वाले हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा ना हमेशा? चलो वो डायग्राम याद रखोगे इसको तो आपको हमेशा याद रहेगा। What is the true with CT scan? CT scan सभी को पता है कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हम CT स्कैन करवाते हैं, है ना? चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात सच नहीं है? क्लियर? पहला कह रहा है इट कंबाइन मैनी एक्सरे इमेजेस। भाई जाहिर सी बात है, एक्सरे इमेजेस होता है, एक्सरे से बेटर है ना ये तो होता है। स्कैनिंग इज ऑफ पेनफुल। अच्छा भाई, कोई एक्सरे करवाने जाता है तो दर्द होता है क्या? आप पीट पीट के करते हैं क्या? नहीं भाई, मैंने भी करवाया एक्सरे, अभी एक्सीडेंट हो गया था, पैर में चोट लग गई थी, तो नहीं होता ऐसे। हमने गए, आप भी फील किए होगे, नहीं फील किए होगे तो देखे होगे, कभी दादाजी को लेके गए हो, कभी पेरेंट्स को। ये एक्सरे मशीन जो भी है, सीटी स्कैन जो भी स्कैन हो रहा है भाई, है ना? आप प्रिंट स्कैन निकलवाते हो तो पेन होता है क्या? नहीं भाई, मशीन रख दिए, ये उसने स्कैन कर दिया और आउटपुट बाहर आ गया। ऐसा नहीं है कि धाड़ ढाई मारे पीटे पड़े हैं तो वो पेन हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ये बात। तीसरा है इट जनरेट्स 3D क्रॉस सेक्शनल व्यूज। बिल्कुल सही बात है भाई, 3D क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखता है हमको सीटी स्कैन में, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या डिसीज है कि नहीं? आइडेंटिफाइज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है भाई, आइडेंटिफाई करता है तभी तो हमें पता चलता है कि कोई डिसीज तो नहीं है। यानी कि ऑप्शन बी ही गलत है। और कह भी रहा था कि व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट सीटी स्कैन, तो बिल्कुल सही बात है, स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल। ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है कि नहीं? चलिए, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोस्ट। कंपोस्ट का मतलब है खाद बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी नहीं है? आइए चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है एगशेल। एगशेल का मतलब होता है ये जो आपके अंडे होते हैं ना, अंडे का जो बाहर का छिलका होता है ना, व्हाइट व्हाइट वाला, वो भाई बहुत इजीली वो ब्रेकेबल है, तो भाई वो कंपोस्ट बनाने में तो इजीली काम आएगा। सॉडस्ट। सॉडस्ट का मतलब है कुछ बुरादे टाइप का, मतलब बहुत महीन छोटे छोटे जो होते हैं ना कचड़े, एकदम छोटे छोटे जो होते हैं, वो भी भाई काम आएंगे, जाहिर सी बात है ब्रेक हो जाएंगे इजीली। टी बैग्स तो ऑलरेडी कहते हैं कि गुलाब वगैरह आपने लगाया घर में तो उसमें चाय पत्ती डाल दो, खाद का काम करती है। अब बचा फिश बोन्स। भाई एक बात बताओ मुझे, जब हम इंसान को नॉर्मली जलाते हैं तब तो वो हड्डियां जलती नहीं है कि नहीं? तो ये फिश बोन्स को कंपोस्ट में बनने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है कि नहीं? बनेगी पर बहुत ज्यादा समय लगेगा। यानी कि हड्डियां चाहे मछली की हो चाहे किसी भी चीज की हो, ब्रेक होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जाहिर सी बात है जो डिकम्पोजर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या जो डिकम्पोजर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इनको ब्रेक करते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए, खाद बनने के लिए ब्रेक करते हैं, उन पार्ट्स में तोड़ते हैं। डिकम्पोजर फिश बोन्स को तोड़ने में बहुत अधिक समय लेगा, यानी कि इससे खाद बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इन चारों में ऐसी कौन सी चीज है जो कंपोस्ट बनाने के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है? तो जाहिर सी बात है फिश बोन्स आर द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो हम लगाने वाले यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एनटीपीसी का एक पेपर डिस्कस किया। याद रखिएगा ये पेपर्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, बिल्कुल मैं बता रही हूं, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी बने तो आपको बनेगा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हेल्पफुल सेशन है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू क्लास।